बालकनी में खड़े होकर मैंने अपनी आंखों से एक हत्या होते हुए देखी। हत्यारे से मेरी नजरें मिली तो उसने अजीब तरीके से मुझे बीच की उंगली दिखाई और फिर पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ने लगा। मैं कांपते हाथों से फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने वाला था, तभी ऊपर 802 नंबर फ्लैट में रहने वाली आंटी का मैसेज आया। मैंने सामने वाली बिल्डिंग में किसी को मारे जाते हुए देखा है। हत्यारा शायद तुम्हारी तरफ आ गया है। आंटी और मैं दोनों अकेले रहते थे। रोजमर्रा की मदद करते करते हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। मैंने तुरंत पूछा, क्या आपने भी देखा? हमें जल्दी पुलिस को बुलाना चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, मैंने पहले ही पुलिस को फोन कर दिया है, लेकिन मुझे डर है कि पुलिस के आने से पहले हत्यारा मुझे ढूंढ कर मार न दे। मैंने कहा, आप अपना दरवाजा अच्छे से लॉक कर लो। मैंने तुरंत सोसाइटी के ग्रुप में मैसेज किया, एक आदमी सांता क्लॉज के कपड़े पहनकर लोगों पर हमला कर रहा है और अभी बिल्डिंग में छिपा हुआ है। जो लोग बाहर हैं कृपया सावधान रहें और घर लौटे समय ध्यान रखें। मैसेज भेजने के कुछ ही सेकंड बाद मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं डरते हुए दरवाजे के पास गया और बिना आवाज किए धीरे से दरवाजे के छेद पीप होल से बाहर देखा, लेकिन बाहर पूरा कॉरिडोर खाली था। फिर मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कॉरिडोर की सेंसर लाइट लगातार जल रही थी। इसका मतलब साफ था कि वहां कोई छिपा हुआ था और वह मेरी नजरों के सामने नहीं आना चाहता था। मैंने तुरंत कमरे की लाइट बंद कर दी। कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के नीचे से आती रोशनी के सामने एक काली परछाई दिखाई दे रही थी। डर के मारे मेरा शरीर कांपने लगा। मैं वहीं खड़ा रह गया और हिल भी नहीं पाया, लेकिन तभी बाहर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक बहुत हल्की और नरम थी। मैंने हिम्मत करके दोबारा पीपहोल से देखा। इस बार पड़ोस में रहने वाली 701 की लड़की शशि बाहर खड़ी थी और मुस्कुरा रही थी। तांगसान, क्या तुम घर पर हो? मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लाई हूँ। उसके एक हाथ में गिफ्ट था, लेकिन दूसरे हाथ में साफ साफ सांता क्लॉज के कपड़े दिखाई दे रहे थे। क्या वही हत्यारी थी? दरवाजे पर उसकी दस्तक तेज होती जा रही थी। मैंने डर के बावजूद कोई आवाज नहीं निकाली। जब मुझे लगा कि वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएगी, तभी अचानक बाहर सब शांत हो गया। मैंने साफ सुना कि 701 का दरवाजा बंद हुआ। अगर शशि हत्यारी नहीं थी तो फिर हत्यारा कहाँ गया? क्या वह अब 802 वाली आंटी के पास चला गया था? मैंने तुरंत फोन उठाया और आंटी से संपर्क करने वाला था, तभी उनका मैसेज आ गया, तांगसान जल्दी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे बाहर खड़ी हूँ। मुझे लगा कि अगर मैंने एक सेकंड भी देर की तो हत्यारा उन्हें मार देगा। मैंने बिना सोचे दरवाजा खोला और उन्हें अंदर खींच लिया। मैंने कहा, आपने ऐसा करके बहुत खतरा उठाया है, अगर बाहर हत्यारा मिल जाता तो? उन्होंने कहा, मैं घर में अकेली बहुत डर रही थी, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। पुलिस अभी तक क्यों नहीं आई? फिर मैंने उन्हें बताया कि अभी 701 वाली शशि मेरे दरवाजे पर आई थी। वह कह रही थी कि वह गिफ्ट देने आई है, लेकिन उसके हाथ में सांता के कपड़े थे। मुझे लगता है वही हत्यारी हो सकती है। आंटी ने बताया, उसका बॉयफ्रेंड सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। मैंने कई बार दोनों को लड़ते देखा है। हर बार शशि गुस्से में लकड़ी लेकर उसे मारने दौड़ती थी। हमने ये सारी बातें पुलिस को बताने का फैसला किया। तभी मैंने फोन देखा। शशि ने सोसाइटी ग्रुप में एक मैसेज किया था, क्या तुमने जो हत्या देखी थी उसमें सोफा काले रंग का था? मैंने जवाब दिया, हाँ सोफा काला था, लेकिन मैं अकेला गवाह नहीं हूँ। 802 वाली आंटी ने भी देखा था और वह अभी मेरे घर पर है। अचानक शशि का जवाब आया, जल्दी बाहर निकलो, 802 वाली आंटी ही सांता क्लॉज बनी हुई हत्यारी है। सिर्फ हत्यारा ही तुम्हें किसी भी तरह दरवाजा खोलने पर मजबूर करना चाहेगा। मेरे शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और देखा कि आंटी मेरी फोन स्क्रीन को घूर रही थी। मैं डरकर पीछे हट गया। उसी समय दरवाजे पर फिर जोर जोर से आवाज आने लगी, तांगसान जल्दी दरवाजा खोलो, आंटी ही हत्यारी है। तांगसान उसकी बात मत सुनना, वह मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। आंटी अचानक तेजी से दरवाजे की तरफ दौड़ी और अंदर से लॉक कर दिया। उनका चेहरा डर से भरा हुआ था। मुझे उनका डर नकली नहीं लग रहा था। तभी बाहर से शशि की आवाज आई, मैंने उसके हाथ में चाकू देखा है, मैं चाकू तुम्हारी सुरक्षा के लिए लाई हूँ, दरवाजा खोलो। मैंने कहा, लेकिन तुम शशि को पहले गिफ्ट क्यों देती थी? आंटी बोली, मैं सिर्फ पड़ोसियों के बीच अच्छा रिश्ता बनाना चाहती थी, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैंने पूछा, फिर शशि के हाथ में सांता के कपड़े क्यों थे? आंटी बोली, वो मुझे तुम्हारे दरवाजे के बाहर मिले थे, मुझे लगा तुमने कचरा समझकर फेंक दिए हैं, इसलिए मैं उन्हें हटाने वाली थी, लेकिन बाद में देखा कि उन कपड़ों पर खून लगा हुआ था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच कौन बोल रहा है। अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए आंटी ने अपने घर का सीसीटीवी फुटेज दिखाया। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि वह सिर्फ अब भी मेरे घर आने के लिए बाहर निकली थी। पूरा दिन वह अपने घर से बाहर नहीं गई थी। मैंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं बस नहीं चाहती कि हमारी दोस्ती किसी हत्यारे की वजह से खराब हो। मैं लगातार उनसे माफी मांग रहा था। तभी मौका देकर मैं अचानक दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। बाहर खड़ी शशि मुझे देखकर चौंक गई। मैंने कहा, जल्दी मेरी मदद करो, दरवाजा बंद करो। लेकिन तभी पीछे से आंटी की आवाज आई, तांगसान वापस आ जाओ, वही हत्यारी है। शशि चिल्लाई, आंटी नाटक करना बंद करो, असली सांता क्लॉज वाली हत्यारी तुम हो। तुम्हारी उंगली में जो अंगूठी है वही अंगूठी हत्यारे के हाथ में भी थी। आंटी ने कहा, ये अंगूठी मुझे शशि ने पहले दी थी, वह जानबूझकर तुम्हें दिखा रही थी ताकि तुम मुझ पर शक करो। लेकिन तभी मेरी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। मैंने शियान की तरफ देखा, वह गुस्से से मुझे घूर रही थी। तुम पागल हो क्या? सिर्फ एक बात सुनकर ही तुम इसके बहकावे में आ गए? मुझे याद आया कि फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड देखने के दौरान मैंने उसकी कॉल हिस्ट्री भी देखी थी। मैंने तुरंत आचाई से कहा, अब तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मैंने तुम्हारी कॉल हिस्ट्री देखी है, तुमने पुलिस को फोन किया ही नहीं था, तुम ही असली हत्यारे हो। मैंने फोन निकाला और दोबारा पुलिस को कॉल कर दी। शियान ने घर में काम होने का बहाना बनाया और वहां से चली गई। कुछ देर बाद पुलिस आई, लेकिन उन्होंने मुझे ही झूठी शिकायत करने के लिए पकड़ने की बात कही। जिस कमरे में तुमने हत्या होने की बात कही थी, हमने उसे अच्छी तरह जांचा है, वहाँ कोई रहता ही नहीं है। तभी वांग अधिकारी वहाँ आए। वह मेरे दोस्त वांग चियांग के रिश्तेदार थे और मुझे बचपन से जानते थे। उन्होंने समझाकर मामला शांत किया, आगे से ऐसी गलती मत करना, झूठी सूचना देकर पुलिस का समय बर्बाद करोगे तो परेशानी हो सकती है। हमने तुम्हारे घर की भी जांच की है, वहाँ किसी और के पैरों के निशान नहीं मिले। ऊपर 802 नंबर का फ्लैट खाली है, वहाँ आचाई नाम का कोई नहीं रहता। सोसाइटी ग्रुप वाली शियान सच में है, लेकिन वह अभी शहर से बाहर है, वह तुम्हारे दरवाजे पर नहीं आ सकती। मेरी सांसें तेज हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाद में मैं और वांग अधिकारी सड़क किनारे एक दुकान पर गए। मैंने बियर मंगाई, लेकिन उन्होंने
ने रोक दिया। क्या तुम फिर से शराब पीने लगे हो? क्या यह सब मेरी शराब की वजह से हुआ था? मुझे शराब पीने की आदत थी। मेरी पत्नी भी इसी वजह से मुझे छोड़ चुकी थी। मेरे पिता ने भी शराब के नशे में मेरी माँ की जान ले ली थी। शायद मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा था। भैया एक ओल्ड ड्रिंक देना। शायद सच में ये मेरा वहम था। अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। वांग अधिकारी मेरी बात सुनकर खुश हुए। खाना खाने के बाद मैं साइकिल लेकर घर लौट आया। अब मुझे लग रहा था कि सब कुछ सिर्फ एक भ्रम था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। मैं तुरंत सामने वाली बिल्डिंग की सीढ़ियों में गया। छठी मंजिल पर मुझे एक ताजा गिंगो का पता मिला। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और वांग अधिकारी को फोन किया। तुम तुरंत आओ, जिस हत्या की बात मैं कर रहा था उसका सबूत मिल गया है। पुलिस दोबारा आई। हमारे इलाके के आसपास कोई गिंगो का पेड़ नहीं है। सामने वाली बिल्डिंग की आखिरी मंजिल भी लंबे समय से खाली है। यहाँ यह ताजा पता कैसे आया? एक पुलिस वाले ने कहा, हो सकता है सुबह जांच के दौरान किसी के जूते से गिर गया हो। इससे हत्या साबित नहीं होती। मैं कुछ नहीं बोल पाया। वांग अधिकारी ने कहा, अगर इसकी बात सच हुई तो यह एक इंसान की जिंदगी का मामला है। एक बार फिर जांच कर लेते हैं। इस बार पुलिस ने दस्ताने पहनकर अच्छे से जांच शुरू की। ली अधिकारी ने पूछा, तुमने कहा था कि तुमने बालकनी से हत्या देखी थी। तुम्हारे हिसाब से हमला कहाँ हुआ था? मैंने सोफे की तरफ इशारा किया। यहीं। पुलिस वालों ने सोफे को यूवी लाइट से जांचा, लेकिन खून का कोई निशान नहीं मिला। मुझे लगा शायद मैंने फिर गलती कर दी। माफ करना, शायद सच में मुझे भ्रम हुआ था। मैं पुलिस वालों के साथ नीचे जाने लगा। तभी एक पुलिस वाले ने अचानक कहा, रुको, ये निशान अजीब है। सीढ़ियों पर सीमेंट के फर्श पर घिसटने का निशान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी चीज को ऊपर से नीचे तक खींचा गया हो। कुछ दिनों बाद वही दो पुलिस वाले मेरे पास आए। इस बार मैं सच में पुलिस स्टेशन पहुंचा। उन्होंने एक महिला की लाश बरामद कर ली थी। अब पूरी घटना दोबारा बताओ, एक भी चीज मत छोड़ना। सभी की नजरें मेरी तरफ थी। मुझे यकीन था कि मैंने कुछ गलत नहीं देखा था। पुलिस ने पूछा, जब तुमने देखा तब वे पहले से लड़ रहे थे या पहले बात कर रहे थे? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। जब मैंने देखा तब दोनों लड़ रहे थे। उनमें से एक ने सांता क्लॉज जैसे कपड़े पहने थे। मुझे नहीं पता वो आदमी था या औरत। क्या तुमने उसके हाथ में कोई हथियार देखा? इतनी दूर से मैं कैसे सुन सकता था? हथियार अजीब सा था। एक पतली डंडी थी और ऊपर चौकोर सिर जैसा कुछ लगा था। पुलिस वाले ने कहा, आराम से सोचो, इस कमरे में कोई ऐसी चीज दिख रही है जो उस हथियार जैसी हो? मैंने पूरे कमरे में देखा और सिर हिला दिया। तभी उसने एक फोटो निकालकर मेरे सामने रख दी। ये मृतक है, उसी बिल्डिंग का मालिक। उसे सूटकेस में पूरी तरह मोड़कर भरा गया था। एक मछली पकड़ने वाले व्यक्ति को उसकी लाश मिली थी। घटना को एक हफ्ता हो चुका है। मैंने फोटो देखी और कहा, मैंने तो सिर्फ एक परछाई देखी थी। फोटो देखकर कैसे पहचान सका हूँ? मैंने दोबारा ध्यान से फोटो देखी और अचानक रुक गया। ये मृतक नहीं है। ये वह औरत नहीं है जिसे मैंने देखा था। मैंने जो दृश्य देखा था उसमें उस आदमी ने अपने दाहिने हाथ से उस औरत के सिर के बाईं तरफ वार किया था, लेकिन इस लाश पर चोट दाईं तरफ है। क्या तुम्हें याद करने में गलती हुई? असंभव। आखिर में मुझे घर भेज दिया गया। सबको लगा कि शायद मुझे भ्रम हुआ है। एक दिन वांग पुलिस अधिकारी और वांग चियांग मेरे घर आए और मेरे साथ शराब पीने लगे। शराब की बोतल देकर मैं थोड़ा रुका और उसकी जगह जूस ले लिया। मृतक का नाम लियू रोयान था। पहले वो फैक्ट्री में काम करती थी, लेकिन अब बेरोजगार थी। उसका ज्यादातर समय ताश खेलने और चाय पीने में गुजरता था। उसका पति काउंटी स्कूल में शिक्षक था। यह इलाका जल्द ही टूटने वाला है। एक ऐसी पत्नी जो रोज पैसे खर्च करती थी, उसके मरने के बाद पति को बड़ी संपत्ति मिल सकती है। इसलिए हमारा पहला शक उसके पति पर गया। हम स्कूल जाकर जांच कर चुके हैं, लेकिन उसके पति के पास पक्का सबूत है। हत्या वाली रात वह 3 लोगों के साथ पूरी रात ताश खेल रहा था। तीनों इसकी पुष्टि कर सके हैं। मैंने पूछा, तो फिर उसका पति हत्यारा नहीं है? अचानक मेरे दिमाग में कुछ आया। उसका पति क्या पढ़ाता है? भौतिक विज्ञान। मैं तुरंत समझ गया। मुझे पता चल गया हत्या का हथियार क्या था। मैंने फोन निकालकर एक तस्वीर दिखाई। ये लोहे का स्टैंड है जो स्कूल की फिजिक्स लैब में इस्तेमाल होता है। इसमें एक पतली लोहे की छड़ होती है और नीचे चौकोर लोहे का आधार लगा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने उस दिन पुलिस को बताया था। लियू रोयान के पति जियांग चेन को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उससे पूछताछ की। यहाँ तक कि लाई डिटेक्टर भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन फिर भी कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि हत्या वाली रात उसके साथ ताश खेलने वाले तीनों लोग साफ साफ याद कर सकते थे कि वह पूरी रात उनके साथ था। तेज बारिश के कारण उन्होंने सुबह तक खेलना जारी रखा था। मामला फिर से उलझ गया। कुछ दिनों बाद मुझे काम के दौरान पुलिस पकड़ कर ले गई, क्योंकि स्कूल में मिले लोहे के स्टैंड पर मेरे फिंगरप्रिंट मिले थे। मेरे फिंगरप्रिंट वहाँ कैसे हो सके हैं? मैंने तो कभी स्कूल में कदम तक नहीं रखा। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सफाई कैसे दूं। मैं और जियांग चेन अलग अलग पूछताछ कमरों में बंद थे। कई बार गलियारे में मेरी उससे मुलाकात हुई। चश्मा पहनने वाला वह शांत आदमी देखकर मुझे विश्वास नहीं होता था कि वह हत्या कर सका है। उसके पास हत्या का कारण था, लेकिन फिंगरप्रिंट नहीं थे। मेरे फिंगरप्रिंट थे, लेकिन मेरे पास हत्या की वजह नहीं थी। अगर दोनों चीजें जोड़ दी जाएं तो मामला साफ लगता था, लेकिन सबूत बिखरे हुए थे। कुछ दिनों बाद हमें छोड़ दिया गया। एक दिन ऑफिस में लोग फिर इस केस की चर्चा करने लगे। मैंने कहा, मैं ही इस केस का गवाह हूँ। मुझे लगा है लियू रोयान का पति ही हत्यारा है। एक सहकर्मी बोला, ये मुश्किल नहीं है। अगर वह तुम्हारे फिंगरप्रिंट ले ले और उन्हें स्टैंड पर लगा दे तो काम हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में सवाल आया, वह मेरे फिंगरप्रिंट लेगा कैसे? वह तो मुझे जानता तक नहीं। उसे मेरा घर कैसे पता होगा? शायद उसका कोई रिश्तेदार तुम्हें जानता हो और उसने तुम्हारे फिंगरप्रिंट चुरा लिए हो। तभी मुझे एक बात याद आई, हर संभावना को खत्म कर दो तो जो सबसे असंभव लगे वही सच हो सकता है। घर जाते समय अचानक कुछ बातें मेरे दिमाग में चमकने लगी। मेरे फिंगरप्रिंट लेने के लिए उसे मेरे संपर्क में आना ही पड़ा होगा। उस समय मेरे संपर्क में सिर्फ 2 लोग थे, वांग पुलिस अधिकारी और वांग चियांग। और स्कूल में सबूत लेने भी वांग पुलिस अधिकारी ही गया था। क्या उसने उस दिन शराब पीते समय मेरे फिंगरप्रिंट ले लिए थे और बाद में उन्हें स्टैंड पर लगा दिया? मेरे शरीर में ठंडा पसीना आ गया। लेकिन यह सबूत मुझे फंसाने के लिए नहीं था, बल्कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए था। क्या उसका लियू रोयान से कोई संबंध था? क्या यह प्रेम संबंध से जुड़ी हत्या थी? मैंने सच जानने का फैसला किया। वांग
पुलिस अधिकारी घर लौटा तो उसने मुझे अपने घर में देखा। तुम यहाँ कैसे आए? मैं तो तुम्हें और वांग चियांग को खाने पर बुलाने वाला था, लेकिन तुम घर पर नहीं थे, इसलिए तुम्हारी पत्नी से थोड़ी बात कर ली। मैंने कहा अच्छा हुआ, मुझे भी आपसे एक बात पूछनी थी। तुम अपनी पूर्व पत्नी से कितने समय से संपर्क में नहीं थे? लगभग आधा साल हो गया होगा। उसने उस समय मुझसे कहा था कि वह दूसरे शहर जा रही है और बोली थी कि मैं कभी कभी उसके पिता का ख्याल रख लिया करूं। वांग पुलिस अधिकारी ने सिर हिलाया और कहा वो मर चुकी है। क्या कहा आपने? अगले दिन मुझे पूरी घटना के बारे में पता चला। क्योंकि मैं उसका पूर्व पति था, इसलिए मैं भी शक के घेरे में था। एक महिला पुलिस अधिकारी मेरे नए घर पर आई। तुम्हारी पूर्व पत्नी की लाश एक कैंपिंग वाली जगह के पास झाड़ियों में मिली थी। एक परिवार कैंपिंग करने गया था, उनके कुत्ते ने जमीन के नीचे दबी हुई लाश को खोज निकाला। मुझे बस इतना याद था कि करीब 6 महीने पहले मेरी पूर्व पत्नी मेरे पास आई थी और उसने कहा था कि वह दूसरे शहर जा रही है। जब वो तुमसे बात कर रही थी तब उसका चेहरा कैसा था? क्या वो डरी हुई लग रही थी? सच कहूं तो मुझे ठीक से याद नहीं। ये बात 6 महीने पुरानी है। क्या उसने बताया था कि वो दोस्त कौन है? नहीं। और तुमने उससे पूछा भी नहीं? नहीं। पुलिस अधिकारी ने कहा क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये अजीब है? तुम्हारी पूर्व पत्नी तुम्हारे पास आती है, कहती है कि वह दूसरे शहर जा रही है, लेकिन तुमने न उससे पूछा कि कहाँ जा रही है और न ये कि किसके साथ जा रही है। क्योंकि हमारा तलाक हुए काफी समय हो चुका था, लेकिन उसने तुम्हें अपने माता पिता की जिम्मेदारी दी। इसका मतलब है कि वह तुम पर भरोसा करती थी, लेकिन शायद तुम उसके भरोसे के लायक नहीं थे। उनके जाने के बाद मैं अकेला बैठा उसे याद करने लगा। मुझे सिर्फ इतना याद था कि उस दिन मैंने बहुत शराब पी थी। जब मेरी आंख खुली तो कई बातें याद नहीं थी। सबको लगता था कि मैंने शराब छोड़ दी है, लेकिन सच ये था कि मैंने बस उसे छिपाना सीख लिया था, खासकर महिलाओं से। कुछ महीनों बाद कंपनी की पार्टी हुई। मेरे सहकर्मी कुछ लड़कियों को भी लेकर आए ताकि मेरी उनसे पहचान हो सके। बाद में मैं उस लड़की को ऑफिस से लेने जाने लगा। धीरे धीरे हम एक रिश्ते में आ गए। मुझे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करनी थी। मैं अतीत में फंसा नहीं रह सकता था। उस रात भी मैं उसे लेने गया। वो कार में बैठी और बोली इन दिनों हमारी सहकर्मियों के बॉयफ्रेंड उन्हें लेने आते हैं। वो हत्यारा बहुत खतरनाक है, सिर्फ लड़कियों को मारता है। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं रोज तुम्हें लेने आऊंगा। उसने पूछा तुम मेरे माता पिता से मिलने कब चलोगे? जब तुम्हें समय मिले तो अगले हफ्ते चलते हैं, और कुछ शराब की बोतलें भी ले आना। मेरे पापा के साथ थोड़ा पी लेना। मैंने बहुत समय पहले शराब छोड़ दी थी, लेकिन तभी मैंने पीछे से उसकी हंसी सुनी। पता नहीं क्यों अचानक मुझे घुटन महसूस होने लगी। अब नाटक मत करो, मैंने तुम्हें पिछली बार शराब पीते हुए देखा था। कब? कुछ समय पहले एक रेस्टोरेंट में तुम अकेले बैठे थे और टेबल पर कई खाली शराब की बोतलें थी। उसे घर छोड़ने के बाद मैं उस घर में वापस आया जहाँ मैंने हत्या होते हुए देखी थी। उसे देखकर मुझे वो रात याद आ गई। वो रात जब मैंने बहुत ज्यादा शराबी थी। खिड़की पर दिखाई देने वाली परछाई, जिसे मैं अब तक समझता था कि मैंने किसी और के घर में हत्या होते देखी थी, लेकिन सच ये था वो किसी और की हत्या नहीं थी। वो मेरी अपनी हत्या की याद थी। कितनी मजाक की बात है। मैं इतने समय तक दूसरों पर शक करता रहा, लेकिन आखिर में हत्यारा कोई और नहीं था, हत्यारा खुद मैं था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी।